हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार स्वागत है आपका फिर से। तो अपना आईटीआई का सेकंड ईयर का जो चैप्टर चल रहा था अल्टरनेटर, तो अल्टरनेटर के अंदर कल थोड़ा वीडियो में एरर आ गया था। तो आज अपन जो है पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। जो लास्ट में ये क्वेश्चन दिया था कि एक 8 पोल वाला अल्टरनेटर 600 आरपीएम की घूर्णन गति पर कार्यरत है, फ्रीक्वेंसी की गणना कीजिए। तो अपन ने इसका आंसर निकाल लिया था कि कोई अल्टरनेटर है, अल्टरनेटर 8 पोल वाला, इस तरीके से जिसके अंतर्गत पोल है, जिसके अंदर क्या है, पोल है। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये 8 पोल वाला है, 8 पोल वाला जो अल्टरनेटर है कितनी स्पीड से घूम रहा है, ये 600 आरपीएम की स्पीड कार्यरत कर रहा है। मतलब 600 उसकी आरपीएम कितनी, 600 आरपीएम मतलब राउंड पर मिनट, ठीक। और पोल कितने हैं इसके अंदर, पोल कह दो या ध्रुव कह दो, 8 पोल है, ठीक। तो पोलों की जो संख्या दी है कितनी है, 8 है। तो यहां से पोलों की संख्या P बराबर 8। घूर्णन गति कितनी है इसकी, घूर्णन गति मतलब आरपीएम। घूर्णन गति जो उसकी स्पीड है, घूर्णन गति को n से रिप्रेजेंट करते हैं, कितनी है, 600 आरपीएम मतलब राउंड पर मिनट। 1 मिनट में 600 चक्कर लगा रहा है इसके अंदर का जो आर्मेचर है वो। तो पूछ रहा है कि वो फ्रीक्वेंसी f बराबर कितनी है, क्लियर। अब मैंने आपको इससे पहले कल एक फॉर्मूला लगवाया था फ्रीक्वेंसी का सूत्र अल्टरनेटर में ज्ञात करने के लिए। सूत्र क्या लगवाया था, f बराबर पी एन बटा 120, यही लिखवाया था। अब इसमें वैल्यू को पुट कर दो, f बराबर p का मान कितना है 8 और n का मान कितना है 600 बटे में 120, जैसे कि जैसे रख दिए। 0 से 0 कट गई, यहां से 6 एकम 6 और 6 दूनी 12 और 2 चौक 8। तो बचा कितना, यहां से 4 इंटू 1 और जे 0 बराबर 40। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 40 हर्ट्ज। ये जो क्वेश्चन है डीएमआरसी में के अंदर आया था 2016 में, और आईटीआई में आया था, ये जुलाई में जो पेपर हुए थे उनमें आया था। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 50 हर्ट्ज। लेकिन सवाल अब आगे क्या कह रहा है, फ्रीक्वेंसी गणना कीजिए, यहां तक सवाल हो गया। आंसर आ गया 40 हर्ट्ज। अल्टरनेटर द्वारा 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करने के लिए आवश्यक घूर्णन गति की गणना कीजिए। मतलब अपन 50 हर्ट्ज की यानी कि 40 हर्ट्ज की आवृत्ति पर कितना स्पीड से घूम रहा है, 600 आरपीएम की स्पीड से घूम रहा है। अब वो कह रहा है कि 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर कितनी स्पीड से घूमेगा, ठीक। तो ये पूछ रहा है। तो यहां से तब 50 हर्ट्ज की आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी पर अल्टरनेटर की घूर्णन गति, 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर उसकी घूर्णन गति कितनी होगी। 40 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर तो घूर्णन गति कितनी है, 600 आरपीएम। और 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर मतलब फ्रीक्वेंसी पर घूर्णन गति कितनी होगी, वो
पूछ रहा है। तो वही सूत्र फिर लगा दो यहाँ पे, सूत्र F बराबर पी एन बटा 120। ठीक, इसके बटे में एक मान लो, इसका गुणा इधर कर दो तो पी एन बराबर इसका गुणा इधर कर दो तो 120 इंटू एफ। ठीक, कुछ नहीं किया, बस इसका गुणा एक में कर बटे में एक मान के, पी का गुणा एन में कर दिया पी एन, और एफ का गुणा 120 में कर दिया 120 एफ। अब वो क्या कह रहा है, गुणन गति, गुणन गति को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से, तो एन बराबर कितना हो जाएगा 120 इंटू एफ, और जो पी कहाँ पहुंच जाएंगे, बटे में। ठीक, तो एन बराबर फिर निकालो 120 इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी दी रख के रहा है वो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर कितनी गुणन गति करेगा 50, बटे पी पोलो की संख्या कितनी दी है 8 दी है, ये दी है 8। अब यहां से काट दो 8, 8 एकम 8 और 4, 4 बचेंगे तो 40 हो जाएंगे, यहाँ पे 8 5 40, 15 5 75, गुणा कर दो कितने बचेंगे यहाँ पे 15 इंटू 50, तो 55 25 की 5, 5 एकम 5 2 7, 750 RPM। ये आंसर आपका आ गया। ठीक, यानी कि जो अल्टरनेटर की गुणन गति है 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर कितनी स्पीड से घूमेगा वो 750 RPM की स्पीड से घूमेगा, 750 1 मिनट में इतने चक्कर लगाए। तो आ गया होगा सवाल समझ में। अब बात करते हैं ऐसी सवाल में मतलब चेंजिंग हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू चेंज कर देगा। अगर सवाल बनेगा तो 10 पोल वाला अल्टरनेटर जहाँ कर देगा 800 RPM की गुणन गति पर कार्यरत है, तो फ्रीक्वेंसी गणना कीजिए। फिर पूछेगा अल्टरनेटर द्वारा, यहाँ पर पूछ लेगा 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर उत्पन्न करने वाले आवृत्ति की गुणन, उसकी गुणन गति ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से सवाल हो जाएगा, इसको नोट कर लेना। अब आता है अल्टरनेटर की जो संरचना होती है वो, तो अल्टरनेटर की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। अल्टरनेटर की संरचना, आप लोग वीडियो को पढ़ते नहीं हो, देखते नहीं हो, मेरा विशेष निवेदन है कि क्लास को पढ़ा करो। इससे क्या है कि आपका ITI करने का तो कुछ मतलब निकले। और जो ITI से गवर्नमेंट वैकेंसी उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है क्लास। अब आता है अल्टरनेटर की संरचना। अल्टरनेटर की संरचना, अल्टरनेटर की संरचना के बारे में बात करें, संरचना या कंस्ट्रक्शन, तो अल्टरनेटर के में निम्न भाग होते हैं। अल्टरनेटर में निम्न भाग होते हैं। अल्टरनेटर के जो भाग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, पहला होता है बॉडी, दूसरा होता है उसका स्टेटर, तीसरा जो होता है रोटर, और चौथा जो होता है उसका भाग एक्साइटर। एक्साइटर, तो ये अल्टरनेटर के अगर पूछ लिया जाए आपसे पेपर में कि अल्टरनेटर के निम्नलिखित में से कितने भाग होते हैं, तो अल्टरनेटर के 4 भाग होते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा अल्टरनेटर का भाग है, तो कोई एक आपको दे देगा तो, और 3 कुछ और डाल देगा, तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। या फिर आपको दे देगा, ए में दे देगा बॉडी, बी में दे देगा स्टेटर, सी में दे देगा रोटर, और डी में दे देगा उपरोक्त सभी। पूछेगा कि अल्टरनेटर का घूमने वाला भाग कौन, वो अल्टरनेटर के भाग कौन से हैं। फिर पूछेगा कि अल्टरनेटर का निम्नलिखित में से घूमने वाला भाग कौन सा, तो देखो बॉडी और स्टेटर ये तो दोनों स्थिर भाग हो गए, रोटर उसका घूमने वाला भाग हो गया। अब इसके बारे में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे बॉडी के बारे में। बॉडी, अल्टरनेटर की जो बॉडी के बारे में है वो पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला भाग कौन सा है, बॉडी।
बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये मैंने आपके सामने वो चित्र दिख रहा होगा आपको, बॉडी। तो बॉडी में ये क्या है, इसको आई बोल्ट बोलते हैं। आई बोल्ट क्या है कि इसको पकड़ के रस्सा वस्सा से बांध के इसको एक जगह से दूसरी जगह उठाया जा सकता है। ये क्या हुआ, स्टेटर। ये जो लगा हुआ है टर्मिनल बॉक्स है, यहाँ पर सभी जो अंदर के बाइंडिंग के जो फेज के जो कनेक्शन आ जाएंगे वो टर्मिनल बॉक्स के अंदर आ जाएंगे। ये इसकी क्या है, बाइंडिंग है। ठीक, तो बॉडी या योग, बॉडी कह दो या योग कह दो। तो ये जो बना होता ये जो बाहरी भाग को क्या कहते हैं, जो बाहरी भाग होता है उसको, मशीन का या अल्टरनेटर का जो बाहरी भाग होता है उसको क्या कहते हैं, योग या फ्रेम या बॉडी कह दो। बना का रहता है, कास्ट आयरन का बनाया जाता है। कास्ट आयरन का बनाया जाता है। और बड़ी मशीनों के जो बने होते हैं वो कास्ट स्टील के बने होते हैं। जनरेटर के समान ही है वही, बड़ी मशीनों के जो बने होते हैं वो कास्ट स्टील के रहते हैं। तो इसको चित्र को बना लो। तो बात करते हैं कि इसका जो मुख्य काम रहता है बॉडी का, अंदर के जो भाग होते हैं भाग, तो उनको सुरक्षा प्रदान कराना, सुरक्षा प्रदान कराना। और दूसरा जो रहता है चुंबकीय बल रेखाओं के लिए पथ प्रदान कराना। चुंबकीय बल रेखाओं के लिए पथ प्रदान कराना। पथ मतलब रास्ता प्रदान कराना। तो ये इसके मुख्य भाग हो गए। बना काय का रहता है, कास्ट आयरन। जो छोटे अल्टरनेटर होते हैं वो, और बड़े जो अल्टरनेटर होते हैं वो कास्ट स्टील के बने होते हैं। तो इसको योग या बॉडी भी कहते हैं। ठीक, अब इसमें और ज़्यादा कुछ है नहीं है। तो बस आपसे इसमें तो दो तीन चीज़ें क्वेश्चन पूछा। स्थिर भाग, योग या बॉडी, तो वो तो मशीन का स्थिर भाग ही होता है, ये तो आपको सबको पता है। बॉडी, वो बॉडी घूम थोड़ी ना। चुंबकीय बल रेखाओं के लिए पथ प्रदान कराना, अंदर के जो भाग उनको सुरक्षा प्रदान कराना। तो इसका डायग्राम जो है आप बना लेना, मैं इसमें नोट कर देता हूँ। तो ये जो है बॉडी के, मैंने लिख दिया है, मशीन के बाहरी भाग को बॉडी या फ्रेम कहते हैं। ठीक, एक ही बात होती है। छोटी मशीनों की जो बॉडी होती है वो कास्ट आयरन की बनी होती है। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना, पेपर में पूछा जाएगा कब से कि छोटी मशीनों की अल्टरनेटर जो होते हैं उनकी, छोटे अल्टरनेटरों की जो बॉडी होती है वो काय की बनी होती है। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना, कास्ट आयरन की बनी होती है। और बड़ी मशीनों या बड़े अल्टरनेटर की जो बॉडी होती है वो काय की बनी होती है, तो कास्ट स्टील की बनी होती है। ठीक है, अल्टरनेटर की बॉडी का काम क्या रहता है, तो पहला काम क्या रहता है आपको अच्छे से ध्यान रखना, मशीन के सभी भागों को सुरक्षित रखना। पहला काम सुरक्षित रखना। चुंबकीय बल रेखाओं के लिए पथ या रास्ता प्रदान कराना। तो ये सब इसके। और अगर एक चीज ये है कि इसमें से आपने जो मैंने नाम दिए उनको, नाम को आप पहले रफ कॉपी पे ड्राइंग, इस चित्र को बनाने का प्रयास करना। फिर जो सीस पेंसिल रबर कटर लेग की सहायता से आप इसको फेयर कॉपी में बनाने का प्रयास करना, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि दिए गए चित्र में अल्टरनेटर का कौन सा भाग है। तो आपको दर्शाना पड़ेगा, उसमें मिल जाएगा स्टेटर, बॉडी या रोटर। तो आपको बॉडी पर राइट का निशान लगाना है। या फिर आपको मिल जाएगा कि जैसे यहाँ पे ये एक्स बना देगा, चित्र में दर्शाएगा एक्स का भाग, नाम एक्स से दर्शाएगा भाग का नाम क्या था, टर्मिनल बॉक्स। ऑप्शन मिलेगा टर्मिनल बॉक्स, बाइंडिंग, स्टेटर, आई बोल्ट। तो आपको ध्यान है। या फिर यहाँ पे एक्स दर्शाएगा, क्वेश्चन पूछेगा दिए गए चित्र में एक्स से दर्शाए गए भाग का नाम क्या है। ऑप्शन मिल जाएंगे आपको आई बोल्ट, स्टेटर, टर्मिनल बॉक्स। तो आपको आई बोल्ट। तो इस तरीके से आपको इस चित्र का भी ध्यान रखना है। ऑफलाइन ड्राइंग का पेपर होता तो आपको ये चित्र बनाना पड़ता, लेकिन आपको इनके नाम याद रखना है, इसलिए इसको कॉपी में नोट करके रखना। तो बॉडी या फ्रेम हो गई। अब अगला इसका जो भाग आता है वो आता है स्टेटर।
स्टेटर के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको नोट कर लो, मैं इसको रफ कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। तो आपके सामने ये अगला भाग जो है स्टेटर है। वो स्टेटर की बात करें, ये काय का डायग्राम है स्टेटर का है। ये आर्मेचर की जो क्या है कोरें हैं, ये कोरों के बारे में तो मैंने पहले ही बता दिया था आपको, चाहे वो ट्रांसफार्मर की कोर हो, चाहे वो जनरेटर की जो कोर हो, चाहे मोटर की जो कोर है, वो कई की बनी होती है, सिलिकॉन स्टील की पत्तियों की बनी होती हैं। और पत्तियों पर लेमिनेशन कर देते हैं, उसको रिवेट कर करके एक के ऊपर एक चिपका चिपका के इस तरीके से उसको बना जाता है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक करके चिपकाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें। अब आपसे आने लायक जो क्वेश्चन है, पूछेगा कि अल्टरनेटर का स्थिर भाग कौन सा है, तो स्टेटर। तो यह अल्टरनेटर का कैसा भाग है, स्थिर भाग है, इसमें घूमने का कोई रोल नहीं रहता। आर्मेचर की आंतरिक परिधि पर, जैसे जो आर्मेचर है, जो आर्मेचर उसकी आंतरिक मतलब अंदर की परिधि, उसकी आर्मेचर की आंतरिक परिधि मतलब जो अंदर की जो परिधि है, परिधि मतलब गोल, उस पर खांचे या स्लॉट कटे होते हैं, जे कटे हुए खांचे, जे खांचे बोलते हैं इनको, या स्लॉट भी बोल सकते हो आप। तो पूछेगा पेपर में आपसे कि आर्मेचर के लिए जो स्लॉट काटे जाते हैं, खांचे काटे जाते हैं, वो कहाँ काटे जाते हैं, तो आर्मेचर की आंतरिक परिधि पर काटे जाते हैं। अल्टरनेटर में जो खांचे या स्लॉट जो कटे होते हैं वो कहाँ कटे होते हैं, आर्मेचर की आंतरिक परिधि पर। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। जिसमें क्या करते हैं, आर्मेचर बाइंडिंग स्थापित करते हैं। अब पेपर में ये भी पूछ सकता है आर्मेचर बाइंडिंग को स्थापित किया कहाँ किया जाता है, तो खांचों में या स्लॉट में। इनको बोलते हैं खांचे, इनको क्या बोलते हैं, खांचे, या बोलते हैं इनको इंग्लिश में बोलते हैं स्लॉट। तो यहाँ इसमें क्या है, आर्मेचर बाइंडिंग को स्थापित किया जाता है किसमें, क्या में, स्लॉट में। स्लॉट कह दो या खांचे कह दो, इसमें आर्मेचर बाइंडिंग को स्थापित करते हैं। ये स्लॉट कहाँ कटे होते हैं, आर्मेचर की आंतरिक परिधि पर कटे होते हैं। ठीक, अब आर्मेचर की आंतरिक परिधि पर कटे होते हैं, लेकिन फिर क्या है, आर्मेचर को एक छल्ले के रूप में अल्टरनेटर की बॉडी या फ्रेम में फिट कर दिया जाता है। मतलब आर्मेचर जो होता है, इस आर्मेचर को आंतरिक परिधि पर तो क्या कर देंगे, जे अंदर की जो परिधि है, जे आर्मेचर है, आर्मेचर की अंदर की परिधि पर ये खांचे काट देंगे, इस खांचे में आर्मेचर बाइंडिंग स्थापित कर देंगे। अब इस पूरे आर्मेचर को कहाँ स्थापित कर देंगे, आर्मेचर कोर को, जो पूरी को जो कोर है, आर्मेचर की जो कोर है, इसको कहाँ स्थापित कर देंगे, अल्टरनेटर की बॉडी या फ्रेम में फिट कर दिया जाता है। अब पूछेगा कि अल्टरनेटर की बॉडी आर्मेचर कोर को कहाँ स्थापित कहाँ फिट किया जाता है, तो अल्टरनेटर की बॉडी में फिट किया जाता है। अब पूछेगा कि इसके अंदर जो घूमेगा तो एडी करंट बनेगा, विपरीत धाराएं, जैसे करंट इस धारा के मारा था, उल्टा करंट इसकी बॉडी में ऊपर बनेगा। तो उसको कम करने के लिए क्या करते हैं, एडी करंट को कम करने के लिए आर्मेचर को सिलिकॉन स्टील की पत्तियों पर वार्निश करके जोड़कर बनाया जाता है। मतलब ये जो बत्तियां हैं आर्मेचर को बना रहे हैं, तो सिलिकॉन स्टील की एक के ऊपर एक पत्तियां करके चिपकाते जाएंगे। इसकी पत्तियों को डक्ट बनाया जाता है, डक्ट वो बनाया जाता है। डक्ट मतलब क्यों बनाते हैं, कि जिससे जो पत्तियां होती हैं उनको डक्ट बनाया जाता है, मतलब थोड़ा सा गैप कर करके इस तरीके से बनाया जाता है। ये बनाते क्या, जिससे उसके अंदर वायु का प्रवेश हो सके और जो अल्टरनेटर के अंदर की जो बाइंडिंग है वो ठंडी रहे, बनी रहे। तो पूछेगा पेपर में कि आर्मेचर जो पत्तियों को कैसा बनाया जाता है वायु के प्रवेश के लिए, तो आपको डक्ट ध्यान रखना है। या फिर उल्टा पूछेगा कि आर्मेचर के अंदर जो पत्तियां हैं उसको डक्ट्स क्यों बनाया जाता है, डक्ट्स क्यों बनाया जाता है, तो वायु प्रवाहित करने के लिए, आर्मेचर को उसको ठंडा बनाने के लिए। अब अल्टरनेटर के जो कोर या क्रोड में मुख्य 3 प्रकार के खांचे या स्लॉट जो काटे गए हैं, वो जरूरी नहीं है कि इसी तरीके से स्लॉट कटे हैं। स्लॉट जो काटे जाते हैं वो 3 प्रकार के तरह के स्लॉट काटे जाते हैं। एक तो ओपन स्लॉट, एक सेमी क्लोज्ड स्लॉट, एक एक होता है क्लोज स्लॉट। मतलब एक जो उसका वो रहेगा खुले खांचे वाला, वो रहेगा स्टेटर। एक रहेगा अर्ध खुले वाला स्टेटर, एक रहेगा बंद वाला, बिल्कुल उसके खांचे बंद रहेंगे। तो उनके बारे में पढ़ाएंगे कि स्टेटर के अंदर जो खांचे स्थापित किए जाते हैं, स्लॉट स्थापित किए जाते हैं, वो कितने प्रकार किए जाते हैं।
तो अल्टरनेटर के अंदर 3 प्रकार के स्लॉट स्थापित किए जाते हैं, 3 प्रकार के खांचे स्थापित किए जाते हैं इसमें आर्मेचर के अंदर, स्टेटर के अंदर। तो 3 प्रकार के खांचे स्थापित किए जाएंगे, खुले खांचे, बंद खांचे और अर्धबंद खांचे। तो इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे खुले खांचे। खुले खांचे के बारे में पढ़ेंगे। खुले खांचे जो कहाँ स्थापित करते हैं, ये करते हैं आर्मेचर में जो स्टेटर लगा सेट किया ना उसके अंदर खुले खांचे। ओपन स्लॉट। तो ओपन स्लॉट की जो आकृति होती है वो इस तरीके की होती है। यहां मैं बना देता हूं। जी, ये है खुले खांचे, इसको बोलते हैं। आप इसका डायग्राम बना देना, पूछेगा आपको पेपर में कि खुले खांचे का चित्र कौन सा है। तो इसमें क्या है, बाइंडिंग को सुगमता से अपन आसानी से इसमें शीघ्रता से फंसाया और निकाला जा सकता है। मतलब आप अपन खुले खांचे के स्टेटर में बाइंडिंग करनी है, खुले खांचे के स्टेटर में बाइंडिंग करनी है। तो स्टेटर की प्रकार है वो मतलब स्टेटर में जो 3 चीजें हैं, तो उसमें जो स्लॉट काटे जाते हैं, कितने तरीके के काटे जाते हैं, 3 प्रकार के स्लॉट काटे जाते हैं। खुले स्लॉट, ओपन स्लॉट मतलब खुले खांचे, बंद खांचे और अर्धबंद खांचे। तो ये खुले खांचे वाला है। तो खुले खांचे वाले में क्या है, अगर इसमें आप बाइंडिंग कर रहे हैं तो आसानी से इसमें बाइंडिंग को किया जा सकता है, और खराब हो जाए तो बाइंडिंग को आसानी से निकाला जा सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, इसमें बाइंडिंग को आसानी से तथा सुगमता से, मतलब बाइंडिंग को सुगमता तथा शीघ्रता से डाला हुआ निकाला जा सकता है। तो इसमें बस इतना लिख लो, इसमें बाइंडिंग को आसानी तथा शीघ्रता से डाला या निकाला जा सकता है। पूछेगा पेपर में कि ऐसा कौन सा खांचा है जिसमें बाइंडिंग को शीघ्रता से डाला और निकाला जा सकता है। दूसरा आता है इसमें अर्धबंद खांचे। अर्धबंद खांचे, अर्धबंद खांचे जिसको बोलते हैं सेमी क्लोज्ड स्लॉट। सेमी क्लोज्ड स्लॉट। अर्धबंद खांचे की आकृति शक्ल कैसी होती है, इस तरीके से होती है। अरे यार, इस तरीके से यानी कि शक्ल रहती है। देखो इसके एकदम खुले हुए खांचे हैं, इसके कैसे हैं, थोड़े आधे बंद हैं, मतलब खुले हैं। इसमें चालक को एक एक करके डाला जाता है। मतलब इसमें जो बाइंडिंग, इसमें तो क्या है कि इसमें जो बाइंडिंग करते हैं
इकट्ठी कॉयल बना लेते हैं, ऐसे अंटे अंटे दे के कॉयल बना लेते हैं, फिर इसमें फंसा देते हैं चारों तरफ। लेकिन इसमें क्या है, एक एक तार को फंसाया जाता है, एक एक तार करके ऐसे ऐसे करके इसमें फंसाया जाता है इसमें। तो पूछता है कि कौन से वाले खांचे में तार को या चालक को एक एक करके डाला जाता है, तो अर्धबंद खांचे में। और एक साथ जो कॉयल फंसा के जो पूरी कॉयल बना लेते हैं ऐसे अंटे दे के, कितने टर्न अपने को रखना है, 50 टर्न रखना है, तो 50 ऐसे टर्न करके फंसा दो इसमें। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि खांचे अर्धबंद है तो उसमें एक कॉयल जाएगी नहीं, तो एक एक तार करके इसमें डालना पड़ेगा। तो और इसमें क्या है, इन खांचों को जे अर्धबंद खांचे की का जो है स्टेटर, अर्धबंद खांचे वाला जो स्टेटर है, इसको ज्यादातर कहाँ यूज करते हैं, जहां रोटर की घूर्णन गति बना उच्च चाहिए हाँ, तो इस चीज को आपको विशेष ध्यान रखना है। तो इसमें मैं लिख देता हूं, इसमें चालक या तार को एक एक करके डाला जाता है। तो ये ध्यान रखना है, इन अर्धबंद खांचों वाला रोटर उच्च गति प्राप्त करने वाले अल्टरनेटर में करते हैं। जो अर्धबंद खांचे वाला जो रोटर होता है ना, अर्धबंद खांचे वाला रोटर, इसको उच्च गति प्राप्त करने वाले अल्टरनेटर में चाहिए। मतलब हमें ऐसा अल्टरनेटर बनाना है जिसकी घूर्णन जो स्पीड है वो हाई होना चाहिए। तो उसमें कौन से स्टेटर का उपयोग करेंगे, तो अर्धबंद खांचों वाला स्टेटर उपयोग करेंगे। ये अर्धबंद खांचे वाला स्टेटर है और ये खुले खांचे वाला स्टेटर है। ठीक, अब उसके बाद में आता है बंद खांचे वाला स्टेटर आता है। बंद खांचे वाला, तो ये जो है बंद खांचे वाला क्या है, स्टेटर है। इसमें बाइंडिंग को करना, और इसमें मतलब इसमें बाइंडिंग कर रहे हैं, तार भर रहे हैं, तो वो कठिन है, क्योंकि इसमें कई ऑप्शन नहीं है निकालने का। तो इसमें बाइंडिंग को काट के ही निकाला जाता है, एक एक करके पूरी कॉइल को काटा जाता है, फिर निकाला जाता है। फूक गया अल्टरनेटर स्टेटर फूक गया, तो उसमें एक एक करके बार बार उसको चालक को निकाला जाता है। तो इसमें बस इतना ध्यान रखना है कि इन खांचों में बाइंडिंग को स्थापित करना अति कठिन है। इन खांचों में बाइंडिंग को स्थापित करना अति कठिन है। एयर गैप न होने के कारण, मतलब हवा के लिए गैप नहीं रहता, तो कारण क्या हो रहा है, यह गर्म ज्यादा हो जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अपन क्या पहले भाग पढ़ा था, कौन सा अल्टरनेटर का कौन सा भाग पढ़ा था, बॉडी। ध्यान रखना, पहले अपन ने जो पढ़ा था, पहला जो भाग पढ़ा था बॉडी पढ़ा था अपन ने, बॉडी। दूसरा अल्टरनेटर कितने भाग थे, 4 भाग थे उसके। कितने भाग थे, 4 भाग उसके अंदर थे। एक कौन सा था, बॉडी था, और एक था स्टेटर, तीसरा था रोटर, और चौथा था एक्साइटर।
तो मैंने बॉडी पढ़ लिया था। स्टेटर, स्टेटर में तीन होते हैं, एक तो खुले खांचे वाला, एक बंद खांचे वाला, एक अर्ध बंद खांचे वाला, तीन ये चीजें हुई। अब बात करते हैं इसका जो है रोटर। रोटर का जो है इसका अगला भाग क्या होता है, रोटर। तो रोटर के बारे में पढ़ेंगे। तो रोटर के बारे में जो है अगले पार्ट में ही पढ़ेंगे रोटर के बारे में। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने साथियों को शेयर कर देना। ITI कंप्लीट हो गई है, वो भी विशेष कर पढ़ाई को अच्छे से करें और जो रनिंग में है वो भी करते रहें। जय हिंद, जय भारत।